नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत अरस्तु के राज संबंधी विचारों का अध्ययन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने राज संबंधी विचारों के पॉइंट नंबर 7 तक अध्ययन किया था। आज उसी में आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 से अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है राज का एकत्व और बहुत्व। अरस्तु राज्य में विभिन्नता में एकता का समर्थन करता है। उसकी दृष्टि में एकत्व ही राज्य का आदर्श स्वरूप नहीं है। यदि राज्य में प्लेटो के विचारों के अनुरूप एकता होगी तो वह राज्य नहीं रहेगा। अरस्तु के अनुसार वस्तुतः राज्य का स्वरूप बहुत्व में है। उसके मत में राज्य विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। यदि उनकी भिन्नता का अंत करके एकता स्थापित की जाएगी तो राज्य का प्राणांत हो जाएगा। जिस प्रकार एक चित्र विभिन्न रंगों से मिलकर बना है तथा जिस प्रकार संगीत की रचना रागों व तालों के मेल से होती है, उसी प्रकार राज्य की एकता उसके विभिन्न अंगों के समुचित संगठन पर निर्भर करती है। अरस्तु विभिन्नता में एकता के विचार के पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिसमें फर्स्ट है राज्य एक समुदाय है और समुदाय के विभिन्न प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस संस्था का अस्तित्व बना रहे, इसलिए राज्य के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य का कायम रहना अनिवार्य है। तीसरा है राज्य का ध्येय अपने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करना है, इस हेतु राज्य में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अरस्तु के मत का सार यही है कि राज्य में एकता होनी चाहिए, किंतु प्लेटो के विचार अनुरूप व्यक्तियों के विभिन्न भेदों का अंत करके स्थापित नहीं होने चाहिए, अपितु विभिन्न प्रकार के समुचित संगठन द्वारा स्थापित होने चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं अपितु एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, और इस श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना राज्य का उद्देश्य है। राज्य सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का एक नैतिक संगठन है, अतः उसका लक्ष्य अपने सदस्यों की अधिकतम भलाई करना है। राज्य को नागरिकों की भलाई के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और उन्हें सच्चरित्र और सद्गुणी बनाना चाहिए। राज्य यदि दूसरों के अधिकारों के अपहरण करने वाले कार्यों को रोकता है और अन्य बुरे कार्यों को नहीं रोकता है तो वह अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं करता। राज्य का संबंध अपने नागरिकों के उन्हीं कार्यों से नहीं है जो दूसरों के लिए अहित करो, बल्कि उसका वास्तविक और गहरा संबंध अपने नागरिकों को सच्चरित्र बनाने से है, ताकि वे बुरे काम कर न सकें। अपराधी को केवल दंड के भय से ही अपराध से विरत नहीं करना चाहिए, किंतु राज्य को उसे ऐसा सच्चरित्र बना देना चाहिए कि वह अपराधों की ओर प्रवृत्त ही न हो। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य और व्यक्ति का संबंध। अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य में गहरा संबंध बताते हुए राज्य और व्यक्ति की तुलना कई दृष्टिकोणों से की है। एक व्यक्ति के समान राज्य को भी साहस, आत्मनियंत्रण तथा न्याय के गुण प्रदर्शित करने होते हैं। राज्य भी व्यक्ति के समान आत्मनिर्भर और नैतिक जीवन व्यतीत करता है। राज्य भी नैतिक नियमों का पालन करता है और व्यक्ति के समान ही अपने सदस्यों को नैतिक विधि मानने के लिए बाध्य करता है। यह है अरस्तु के राज संबंधी विचार। नेक्स्ट हम करते हैं अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचारों का अध्ययन। दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी। यूनान का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का था कि भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों के हाथों में था, जो परिश्रम नहीं कर सकते थे। उत्पादन के लिए उनके अधीन श्रमिकों का एक बड़ा दल जी तोड़ परिश्रम करता था। इन श्रमिकों में अधिकांश दरिद्र व्यक्ति, युद्धबंदी सैनिक आदि थे। बाहरी देशों से पकड़कर भी इन्हें लाया जाता था। दासों की यह विशाल सेना वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती थी, क्योंकि इनके परिश्रम पर ही सारा देश जीता था। यूनानी संस्कृति के भव्य प्रसाद की नींव में दासों के श्रम का महत्वपूर्ण भाग था। दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित, आवश्यक तथा उपादेय थी और उनकी सभ्यता की प्रतीक थी। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रखता है। उसके अनुसार संपत्ति 2 प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत, अन्य अचल संपत्ति आती है, जबकि सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु, दास आदि सम्मिलित हैं। किसी भी परिवार की सफलता, उसके कल्याण के लिए इन दोनों ही प्रकार के उपकरणों का होना आवश्यक है। अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है और उसकी दृष्टि में परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सही उपकरण है,
जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरण से बड़े चढ़े हैं, उसी प्रकार दास जो कि सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की तुलना में अग्रणी है। निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। अरस्तु ने दास प्रथा के नैतिक और भौतिक दोनों पक्षों का समर्थन करते हुए उनके औचित्य के लिए कुछ औचित्य को सिद्ध करते हुए कुछ वो पॉइंट्स रखते हैं, जिसमें फर्स्ट है दास प्रथा एक स्वाभाविक अवस्था है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति ने मनुष्य को मोटे रूप में दो समूहों में बांटा है, जिनकी आत्माओं में प्रकृति ने शासन करने व आज्ञा मानने का सिद्धांत जमाया है। जो मनुष्य आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए हैं वे प्रकृति के दास हैं और ऐसे मनुष्यों को अधीनता में रहना न्यायपूर्ण है। और चूंकि कुछ व्यक्ति प्रकृति से दास होते हैं और दूसरे स्वतंत्र होते हैं, अतः स्पष्ट है कि जहाँ किसी व्यक्ति के लिए दासता लाभप्रद हो वहाँ उसे दास बनाना न्यायपूर्ण है। अरस्तु का कहना है कि प्रकृति में सर्वत्र ही यह नियम दृष्टिकोण होता है कि उत्कृष्ट निष्कृष्ट पर शासन करता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है। सभ्य मनुष्य एक से बुद्धि योग्यता और कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते। कुछ व्यक्ति श्रेष्ठतम परिस्थितियों में भी मूर्ख और अकुशल रहते हैं। दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य हैं और कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के। दूसरा पॉइंट है दास प्रथा दोनों पक्षों को लाभकारी। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी और लाभकारी है। बुद्धिमान और विवेकी स्वामियों को राजकार्य व अन्य गुप्तचर काम करने के लिए तथा अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु दास काम करे। यदि स्वामियों को शारीरिक काम स्वयं करना पड़े तो उनकी नैतिक और बौद्धिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। राज्य की उन्नति के नियमों का निर्धारण, संचालन तथा संस्कृति के निर्माण के लिए स्वामियों को पर्याप्त समय चाहिए। दास उनके खेतों में कार्य कर और उनके अन्य घरेलू कार्यों को निपटाकर उनके कार्य के बोझ को हल्का करते हैं तथा उनके विकास और उन्नति के लिए आवश्यक समय और विश्राम प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है। स्वामी के साथ साथ दास के दृष्टिकोण से भी यह प्रथा उतनी उपयोगी है। दास निर्बुद्धि और अयोग्य होते हैं, जिनमें समझ और विवेक का अभाव होता है। वे संयम और ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं, अतः उनका कल्याण तभी संभव है जब योग और संयमी और विवेकपूर्ण स्वामी को संरक्षण में रहे। अरस्तु के मत में दास की स्थिति एक बच्चे के समान है। यदि माता पिता बच्चे पर ध्यान न दें तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार दास भी अविवेकशील प्राणी होने के कारण अपना अहित कर सकता है। अतः यह उचित और आवश्यक है कि दास स्वामी के संरक्षण में रहते हुए उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उसका मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में पर्याप्त मात्रा में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण दयालु रहे तथा दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासता के प्रकार अरस्तु दास प्रथा पर विचार करते हुए दासता के दो प्रकार बताता है। पहला है स्वाभाविक दासता, दूसरा वैधानिक दासता। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं। किसी भी राज्य में इस प्रकार की दासता स्वाभाविक दासता है। इसके अतिरिक्त युद्ध में अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। युद्ध बंदियों की इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है। किंतु इस प्रकार की दासता का अरस्तु यूनान निवासियों पर लागू नहीं करता। उनके अनुसार यूनान निवासी युद्ध में पराजित हो जाने के बाद वे दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें दास नहीं बल्कि स्वामी बनने के लिए पैदा किया है। तर्क शास्त्र के पंडित अरस्तु का यह तर्क रूढ़िवाद से टकराकर यहाँ देश काल की परिस्थिति के बाहर कुतर्क सा लगता है। अरस्तु ने सैद्धांतिक रूप से वैधानिक दासता को अमान्य ठहराया है। वह विजित देशों को बलपूर्वक सामूहिक दास बनाने के विधि सम्मत अधिकार का इस आधार पर विरोध करता है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति भी पकड़े जा सकते हैं जो नैतिक और बौद्धिक गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हों। दास प्रथा के संबंध में अरस्तु की कुछ माननीय अवस्थाएं हैं, जिसमें फर्स्ट है अरस्तु की पहली व्यवस्था यह है कि स्वामी और दास के हित समान है और दास प्रथा का उद्देश्य दोनों का हित साधन है। अरस्तु क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं है। इसी में अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार दासों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं है। वह उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार सीमित करना चाहता है।
अरस्तु की तीसरी व्यवस्था यह है कि दासता प्राकृतिक गुणों के कारण होती है, उनका कोई कानूनी पक्ष नहीं आता है, उन्हें वंश परंपरागत होने का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। दास की संतान सदैव ही दास नहीं होती। अरस्तु का मत है कि समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम ध्येय रखना चाहिए। अरस्तु के उपरोक्त दास संबंधी विचार की कुछ आलोचना भी की जाती है। अरस्तु ने दास प्रथा संबंधी जो विचार प्रकट किए उनका समर्थन करना बड़ा अप्राकृतिक और अनुचित सा लगता है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों में आलोचना में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है अरस्तु की दासता की परिभाषा के अनुसार कुछ व्यक्ति आज्ञा देने के लिए और कुछ आज्ञा मानने के लिए पैदा होते हैं, कुछ शासन करने के लिए जन्म लेते हैं तो कुछ शासित होने के लिए। ये शासित और आज्ञापालक व्यक्ति अरस्तु के मत में दास हैं। यदि इस धारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो आज के औद्योगिक युग में अधिकांश व्यक्ति दास की स्थिति में आ जाएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दूसरी आलोचना है दास प्रथा, जैसा कि अरस्तु मानकर चलता है कि दास प्रथा प्राकृतिक है, लेकिन वास्तव में दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। मनुष्यों में भिन्नता और बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी यह प्राकृतिक समानता होती है, जिनकी अवहेलना करना मानव व्यक्तित्व का अपमान करना है। अरस्तु के मत में दास वर्ग को शारीरिक शक्ति अधिक प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ ही उसने यह भी संभव माना है कि कभी कभी वह शारीरिक शक्ति भी नहीं होती, जो गलत है। अरस्तु का मानव जाति को विवेक, गुणों तथा शासक और शासित के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करने के विचार को उचित नहीं माना जा सकता। यह वर्गीकरण सर्वथा कृत्रिम और अस्वाभाविक है। नेक्स्ट है अरस्तु चाहता है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी की व्यक्तित्व में विलीन कर दे, किंतु मनोवैज्ञानिक आधार पर यह सर्वथा असंभव है। नेक्स्ट, अरस्तु ये सिद्ध करने में सर्वथा असफल रहा है कि स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकारी कौन है और दासता का कौन। जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि दासता और स्वामित्व के तत्व किसमें है और किसमें नहीं, तब तक स्वामी और दास का निर्णय नहीं किया जा सकता है। पुनः यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। नेक्स्ट आलोचना, अरस्तु एक ओर तो दासता को प्राकृतिक मानता है और दूसरी ओर कहता है कि दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। इस तरह अरस्तु के विचार परस्पर विरोधी हैं। आज के लिए थैंक्स।